दोस्तों, मान लीजिए आपने सिर्फ एक लाइन लिखी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। स्क्रीन पर तुरंत आउटपुट आ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाइथन सीधे सीपीयू से बात कर रही है? क्या यह कोड पहले कंपाइल होता है या इंटरप्रीट या तुरंत रन कर देता है? इस एक लाइन के पीछे कंप्यूटर के अंदर कितनी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं? आज हम पाइथन के अंदर झांकेंगे, डॉट पी से लेकर के आउटपुट तक का पूरा इंटरनल सफर देखेंगे। और ये वो चीज है जो 90% स्टूडेंट और टीचर्स नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी हब, और यह पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 3 है। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पाइथन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो दोस्तों, पाइथन ना तो प्योर कंपाइलर है और ना ही प्योर इंटरप्रीटर। पाइथन एक हाइब्रिड लैंग्वेज है और यह दोनों का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों होता है। अब हम पाइथन के कोड का एजुकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाइथन कोड में क्या होता है कि ह्यूमन या प्रोग्रामर डॉट पी फाइल बनाता है जिसे सोर्स कोड कहते हैं। फिर सोर्स कोड सी पाइथन कंपाइलर की सहायता से उसको बाइट कोड में परिवर्तित करता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट पी होता है, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और बाइट कोड पीडब्ल्यूएम पाइथन वर्चुअल मशीन को भेजता है और पीवीएम जो होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर हमको आउटपुट दिखता है। ये होता है हमारा पाइपलाइन। तो याद रखिए, पाइथन प्रोग्राम सीधे सीपीयू तक नहीं पहुंचता, बीच में बाइट कोड और पीवीएम की पूरी दुनिया होती है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पाइथन और सी लैंग्वेज, इन दोनों में थोड़ा तुलना कर लेते हैं। पाइथन जो होता है, पाइथन का सोर्स कोड डायरेक्ट कंपाइलर के माध्यम से मशीन कोड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सीपीयू को भेजा जाता है। लेकिन पाइथन में सोर्स कोड पहले बाइट कोड के पास, फिर बाइट कोड पीवीएम के पास, फिर पीवीएम जो है वह सीपीयू के पास। और यही पाइथन और सी का सबसे बड़ा अंतर है। यही कारण है सी सामान्यतः पाइथन से तेज मानी जाती है, क्योंकि सी सीधे मशीन कोड बनाती है, जबकि पाइथन में एक एक्स्ट्रा लेयर पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन होती है और पाइथन पहले बाइट कोड बनाती है, फिर पीवीएम उसे चलाता है। अब एक टेबल आप देख लीजिए, इसमें पाइथन 3 स्टेप में काम करता है। स्टेप नंबर 1, सी पाइथन कंपाइलर, जो कि सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करके मेमोरी में भेजता है। और दूसरा हमारा बाइट कोड कंपाइलर, जो कि एसटी हेलो डॉट पी में कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, जो कि पाइकैश फोल्डर में सेव कर रखता है। फिर तीसरा हमारा पीवीएम जो होता है या इंटरप्रीटर जो होता है, वो हेलो डॉट पी को मशीन एजुकेशन के लायक बनाता है और सीपीयू उसको रन कराती है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि बाइट कोड में क्यों, बाइट कोड में ही क्यों पाइथन सीधे मशीन कोड क्यों नहीं बनाती है। क्योंकि मशीन कोड हर सीपीयू के लिए अलग होती है, लेकिन बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उसे चलाने के लिए उस सिस्टम में पाइथन इंटरप्रीटर होना जरूरी है। और पीवीएम जो होता है बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। अब कब से हम पीवीएम बोल रहे हैं, सबसे पहले जान लेते हैं पीवीएम होता क्या है। पीवीएम का मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन, यह पाइथन का हार्ट है। जैसे जेवीएम जावा प्रोग्राम चलाती है, वैसे ही पीवीएम क्या करती है, पाइथन को पाइथन बाइट कोड चलाती है। और ध्यान रखो, सीपीयू सीधे बाइट कोड नहीं समझता, पीवीएम बाइट कोड को पढ़ती है और सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शन तैयार करती है। यानी पाइथन प्रोग्राम को असली हीरो पीवीएम है। पीवीएम सबसे असली हीरो माना जाता है किसमें, पाइथन प्रोग्राम का। ये हमारा डायग्राम, सब कोई अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और देखते रहिएगा। बाइट कोड पीवीएम और पीवीएम टू सीपीयू को भेजता।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से पढ़ो और इसको नोट करो। बाइट कोड क्या है? बाइट कोड मशीन लैंग्वेज नहीं है, यह एक इंटरमीडिएट कोड है जो पाइथन वर्चुअल मशीन समझता है जिसे। और एक हमने बात किया पाईकैश फोल्डर के बारे में, तो सब जान लेते हैं पाईकैश फोल्डर क्या होता है। मान लो आपने प्रोग्राम 50 बार रन किया, अगर पाइथन हर बार शुरुआत से कंपाइल करे तो समय बर्बाद होगा, इसलिए पाइथन बाइट कोड को सेव कर लेता है और यही .pyc फाइल होती है और यही फाइल पाईकैश फोल्डर में स्टोर होती है। पाइथन ऑटोमेटिकली पाईकैश फोल्डर बनाता है और उसके अंदर में .pyc फाइल होती है जो कि कंपाइल्ड बाइट कोड होता है, और फाइल का जो नेम फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है hello.cpython-311.pyc, और नेक्स्ट रन पर सोर्स अनचेंज्ड होते हैं। .pyc रीयूज करो, वह फास्टर होता है, सबसे तेज चलता है, और सोर्स क्या होता है? चेंज होता है, रिकंपाइल करो और नया .pyc बनाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात, पाईकैश डिलीट कर सकते हो, पाइथन अपने आप रिबिल्ड करेगा। आप जितनी बार डिलीट करोगे पाइथन अपने आप रिबिल्ड करता जाएगा, डिलीट करोगे बनाता जाएगा, डिलीट करोगे बनाता जाएगा। और अगर आप VS कोड में एक एडिटर है जिसमें पाइथन प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रोजेक्ट फोल्डर देखें तो अक्सर पाईकैश फोल्डर आपको दिखाई देता है, और यह पाइथन की गलती नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब सबसे बात हम बड़ी जान लेते हैं, पाइथन स्लो क्यों? पाइथन का स्लो लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि पाइथन में पहले सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर बाइट कोड पीबीएम, और पीबीएम सीपीयू को भेजता है, अर्थात एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह लेयर नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पाइथन इंप्लीमेंटेशन क्या हो। सबसे मजेदार जो कि इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक, क्या पाइथन सिर्फ एक होती है? तो अधिकतर स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ सर एक ही होती, लेकिन सही आंसर है नहीं। पाइथन लैंग्वेज एक ही है लेकिन उसे चलाने वाले इंजन्स अलग अलग होते हैं। जैसे बाइक एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन हीरो, होंडा, बजाज अलग अलग कंपनीज होती हैं, वैसे ही पाइथन लैंग्वेज एक ही है लेकिन उसे रन करने वाले कई इंजन्स है, और इंजन्स को हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा सब कोई। अब याद करने का जो तरीका है ये हमने बनाया, ये पाइथन लैंग्वेज में सी पाइथन, पाई, जे पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन, माइक्रो पाइथन और साइथन। ये चलो सबसे पहले समझते हैं सी पाइथन क्या होता है। सी पाइथन को हम ऑफिशियल पाइथन कहते हैं। सी प्लस पाइथन अर्थात सी पाइथन, पाइथन का वह इंप्लीमेंटेशन जो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जब आप python.org से पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो वास्तव में आप सी पाइथन ही डाउनलोड कर रहे होते हैं, और यही पाइथन का ऑफिशियली डिफॉल्ट वर्जन होता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, और दुनिया के लगभग सभी बिगिनर्स, कॉलेजेस, कंपनीज और प्रोजेक्ट्स में सी पाइथन का ही उपयोग होता है। कहने का मतलब सी पाइथन को हीरो स्प्लेंडर समझिए, एकदम सबसे ज्यादा चलने वाली, सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे लोकप्रिय। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पाइथन का डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन कौन सा है? सी पाइथन। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं पाई को हम फास्ट पाइथन के नाम से भी जानते हैं। पाइथन का फास्टेस्ट वर्जन है, और पाई की सबसे बड़ी ताकत जो है वह JIT कंपाइलर होता है। JIT का मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और सामान्यतः इंटरप्रेटर क्या करता है? हर बार कोड को पढ़ो, ट्रांसलेट करो, एग्जीक्यूट करो, लेकिन JIT कंपाइलर क्या करता है? बार बार चलने वाले कोड को पहचानता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके सेव कर लेता है, और अगली बार सीधे मशीन कोड रन कर देता है। इसलिए पाई कई प्रोग्राम्स में सी पाइथन से कई गुना फास्ट हो सकता है। अब स्टार्टअप टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है और मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होता है। कहने का मतलब
सी पाइथन जो होता है हर बार रास्ता पूछ कर जाने को कहते हैं, जबकि पाई पाई क्या कहता है, एक बार रास्ता याद कर लेना और फिर सीधे पहुंच जाना। एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइथन में JIT कंपाइलर किस इंप्लीमेंटेशन में मिलता है, तो JIT जो मिलता है वह किस में मिलता है, पाई पाई में। अब अगला तीसरा हम देखते हैं जाइथन। जाइथन मतलब जावा वाली पाइथन। अब मान लीजिए कि अगर हमें पाइथन और जावा को साथ में उपयोग करना है तब क्या काम आती है, जाइथन। जाइथन JVM पर रन करती है, अर्थात जावा वर्चुअल मशीन पर रन करती है, और इसका फायदा यह है कि पाइथन प्रोग्राम जावा लाइब्रेरीज को भी यूज कर सकता है, इसलिए जावा इकोसिस्टम में जाइथन उपयोगी होता है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं जानता हो, वैसे जाइथन पाइथन और जावा दोनों बुनियादी दुनियाओं को जोड़ती है। और एग्जाम में पूछा जाता है जाइथन कहाँ रन होता है, जाइथन जो रन होता है वह कहाँ होता है, JVM जावा वर्चुअल मशीन पर रन होता है। अब हम बात करते हैं अगला चौथा, आयरन पाइथन, .NET की वाली पाइथन। अगर हमें पाइथन को माइक्रोसॉफ्ट की .NET फ्रेमवर्क के साथ चलाना हो तो हम आयरन पाइथन का उपयोग करते हैं, और आयरन पाइथन CLR पर रन करती है। CLR का मतलब कमांड लैंग्वेज रन टाइम पर रन करती है। यह C#, VB.NET और ASP.NET जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन प्रदान करता है। ऐसा समझिए कि पाइथन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन कर ली हो। और एग्जाम में पूछा जाता है कि आयरन पाइथन किस प्लेटफॉर्म पर रन करती है, तो आयरन प्लेटफॉर्म .NET फ्रेमवर्क या CLR पर रन होती है। अगला जो पांचवा, माइक्रो पाइथन, IoT और रोबोटिक्स वाली पाइथन। यह ही बहुत रोमांचक सवाल है। क्या पाइथन LED जला सकती है, क्या पाइथन सेंसर रीड कर सकती है, क्या पाइथन रोबोट चला सकती है, तो आंसर है बिल्कुल कर सकती है। माइक्रो पाइथन की मदद से माइक्रो पाइथन का लाइट वेट वर्जन है, इस छोटे डिवाइस के लिए बनाया गया है, जिसमें हम ESP32 के लिए यूज करते हैं, रास्पबेरी पाई पिको के लिए, i2 डिवाइसेस के लिए, स्मार्ट होम, सेंसर और रोबोटिक्स के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब नॉर्मल पाइथन जो होता है वह ट्रक होता है, लेकिन माइक्रो पाइथन क्या होता है, एक मोटरसाइकिल होता है। छोटी है लेकिन अपना काम शानदार तरीके से करती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो पाइथन का उपयोग कहाँ होता है, तो माइक्रो पाइथन का उपयोग इमीडिएट सिस्टम और IoT डिवाइसेस में होता है। अब हम बात करते हैं छठा, साइथन, सुपर फास्ट पाइथन। मान लीजिए आपको पाइथन की सिंपलिसिटी चाहिए और C की स्पीड भी चाहिए, तब आता है साइथन, अर्थात C+ पाइथन। साइथन पाइथन कोड को C कोड में कन्वर्ट कर देता है, फिर वह कंपाइल होकर बहुत फास्ट रन करता है। इसी कारण हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में साइथन का उपयोग किया जाता है। और यह कहाँ यूज होता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, AI लाइब्रेरीज में, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा समझिए कि पाइथन को हमने जिम भेज दिया गया हो, अब वही पाइथन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो गई हो। और साइथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाइथन की परफॉर्मेंस बढ़ाना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बढ़िया हमको याद करने का जो तरीका होता है, C पाइथन जो होता है ओरिजिनल पाइथन होता है ऑफिशियल, पाई पाई जो होता है वह फास्ट पाइथन जो कि JIT, जाइथन जो होता है वह जावा पाइथन होता है, आयरन पाइथन .NET पाइथन, माइक्रो पाइथन IoT या रोबोटिक्स पाइथन में, और साइथन जो होता है वह C स्पीड पाइथन में या हाई स्पीड पाइथन में यूज होता है। और याद रखो 50% स्टूडेंट सिर्फ पाइथन सीखते हैं, लेकिन टॉप स्टूडेंट्स यह भी जानते हैं कि पाइथन के कितने रूप हैं, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन है, और इसका उपयोग कहाँ होता है। यह टेबल आप बना लीजिएगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको बना लीजिएगा। ये हमारा स्केल। अब हम थोड़ा सा पाइथन के कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। JIT जो होता है जस्ट इन टाइम बोलते हैं उसको, जो कि पाई पाई में यूज होता है। रेगुलर इंटरप्रीटर, हर लाइन ट्रांसलेट करो और एग्जीक्यूट करो। JIT कंपाइलर, पहले कुछ लाइंस चलाओ और हार्ड कोड आइडेंटिटी करो। हार्ड कोड को नेटिव मशीन कोड में कंपाइल करो, कैच करो,
और अगली बार सेम कोड को डायरेक्टली मशीन कोड रन, नो ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। और पाई जो होता है पाइथन विथ JIT की तरह, और सी पाइथन से 10 से 40 गुना फास्टर होता है, और स्टार्टअप टाइम ज्यादा और मेमोरी ज्यादा इसमें। और ध्यान दे, सी पाइथन जो हम नॉर्मल यूज इस्तेमाल करते हैं में JIT नहीं होता है, JIT उसमें नॉर्मल वाले में नहीं होता है, लेकिन पाई में JIT होता है, इसीलिए वो गणित, डाटा साइंस और लूप हैवी कोड को 10 से 40 गुना तेज चला सकता है। और पाइथन की कुछ खास बातें हैं। गार्बेज कलेक्टर, पाइथन खुद अनयूज्ड वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट कर देता है, इसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। और C++ में प्रोग्रामर खुद को मेमोरी फ्री करनी पड़ती है। पाइथन स्लो क्यों लगती है? क्योंकि हर बार बाइट कोड इंटरप्रीट होता है, लेकिन नमपाई, पांडाज और टेंसरफ्लो जैसे लाइब्रेरी सी में लिखे होते हैं, इसलिए वे तेज चलते हैं। और प्रैक्टिकल टिप, अपना कोई प्रोग्राम रन करके पाइकेट फोल्डर देखो और .pyc फाइल डिलीट कर दो, फिर दोबारा रन करोगे तो पाइथन खुद नई फाइल बना देगा। अब दोस्तों हम अंतिम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लिंकर और लोडर। लिंकर वह होता है जब कंपाइलर कई फाइल्स को कंपाइल करता है तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाता है, और लिंकर इन सभी फाइल्स को प्लस लाइब्रेरीज फाइल्स को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल बना देता है। मान लीजिए आपने घर बनाया, ईंट अलग, सीमेंट अलग, लोहे का सरिया अलग, लेकिन लिंकर क्या करता है, इन सभी हिस्सों को जोड़ करके बनाता है। तो ये टेबल हमारा कंपाइल टाइम, जो कि लिंक टाइम, फिर उसके बाद लोड टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है, इसमें कंपाइलर का यूज होता है, लिंक टाइम में लिंकर का यूज होता है, लोड टाइम में लोडर का यूज होता है, और रन टाइम हमारा कौन करता है, CPU करता है। और लिंकर के जो टाइप होते हैं, दो होते हैं, पहला स्टैटिक लिंकर और दूसरा डायनेमिक लिंकर। स्टैटिक लिंकर क्या होता है, लाइब्रेरीज को डायरेक्टली .exe में एम्बेड कर देता है, जैसे हमारा लार्ज exe, नो रन टाइम डिपेंडेंसी। और डायनेमिक लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरीज रन टाइम पर लोड होती है और वह स्मॉल .exe और .dll और .so फाइल नहीं। और दूसरा लोडर, लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को डिस्क से रैम में लोड करता है और एग्जीक्यूशन क्या करता है, स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं पाइथन में इनकी जरूरत क्या है। पाइथन में लिंकर और लोडर का काम बहुत कम और इनडायरेक्टली होता है। जब आप इंपोर्ट मैथ कराते हो तो तब पाइथन इंटरप्रेटर खुद लाइब्रेरीज को लोड कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। और पाइथन hello.py चलाते हो तो OS पाइथन इंटरप्रेटर को रैम में लोड कर देता है। सी या C++ जैसी लैंग्वेजेज में लिंकर लोडर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पाइथन में हाइब्रिड मॉडल ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बाइट कोड प्लस Debian। दोस्तों अब तक हमने कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर और लोडर को अलग अलग समझा, लेकिन असली सवाल यह है कि जब प्रोग्राम रन होता है तो ये सारे टूल्स किस ऑर्डर में काम करते हैं। इसे हम एक फैक्ट्री की तरह समझो। अब आराम, यह जो टेबल बना हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिए, और हम इसमें एक एक करके हम देखते हैं। पहले कंपाइलर, फिर असेंबलर, फिर लिंकर, फिर लोडर और इंटरप्रेटर। पहले समझते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को पढ़ता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। जैसे main.c होता है, उसको कंपाइलर पढ़ेगा और main.object में कन्वर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब कंप्यूटर सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे टीचर हिंदी नोट्स को इंग्लिश नोट्स में कन्वर्ट करे, वैसे ही। और कंपाइलर कब काम करता है, कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो असेंबलर जो होता है, अगर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा है तो कंपाइलर नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा, वहां असेंबलर काम करेगा। प्रोग्राम .sm राइट करेंगे, फिर असेंबलर ट्रांसलेट करके उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद लिंकर, अब कंपाइलर या असेंबलर ने ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, लेकिन
प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं है। मान लो प्रोग्राम में प्रिंट एफ लगा या प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, तो उसका कोड कहां से आएगा? उसका कोड आएगा लाइब्रेरी से। कहां से आएगा? लाइब्रेरी से। और यही लिंकर आता है। लिंकर क्या करता है कि मेन ऑब्जेक्ट प्लस लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट दोनों को लिंक करके लिंकर के माध्यम से तब प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाता है। तो कहने का मतलब लिंकर जो होता है ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज को जोड़कर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। अगला जो होता है उसके बाद लोडर। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, लेकिन सीपीयू सीधे हार्ड डिस्क से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है। पहले प्रोग्राम रैम में जाना चाहिए, यही लोडर काम करता है। पहले प्रोग्राम जो होता है लोडर के माध्यम से रैम में जाता है, फिर रैम से कहां पर आता है? सीपीयू में आता, लोड होता है। और अगला हमारा इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर थोड़ा अलग है। यह कंपाइलर की तरह पहले बिल्कुल प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं करता है, बल्कि लाइन बाय लाइन पढ़ता है। पहले पाइथन कोड को इंटरप्रीटर की सहायता से एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को वैसे ही नेक्स्ट लाइन को एक एक करके एक एक लाइन को ऐसे करते हुए चला जाएगा। अब जो कंप्लीट जर्नी हमने मेमोरी ट्रिक में आप याद करने के लिए आप देख लो। सबसे पहले क्या होता है? सोर्स कोड। सोर्स कोड को कंपाइलर या असेंबलर के माध्यम से ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट की करता है, फिर उसको लिंकर के माध्यम से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर की सहायता से रैम में लोड किया जाता है, फिर रैम की सहायता से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद हमको क्या दिख जाता है? आउटपुट दिख जाता है। तो कहने का मतलब कि कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, असेंबलर असेंबली को ऑब्जेक्ट फाइल में, लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में, लोडर एग्जीक्यूटेबल को रैम में, और इंटरप्रीटर क्या करता है? डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता है। अब इसके लिए हम एक थोड़ा सा बना लेते हैं CALLI। ये आप याद करके रखिएगा, CALLI। काली। काली का मतलब कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर और इंटरप्रीटर। यहाँ हालांकि इंटरप्रीटर अलग फ्लो में काम करता है, लेकिन एग्जाम रिवीजन के लिए यह मेमोरी ट्रिक में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा अब चलते हैं एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, जहां पर अधिकतर लोग गलतियां कर देते हैं, अधिकतर बच्चे गलतियां कर देते हैं। पहली गलती जो करते हैं, कहते हैं इंटरप्रीटेड कंपाइल प्रोग्राम से फास्ट होते हैं। तो यह गलत है। कंपाइल प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं, इंटरप्रीटर हर बार ट्रांसलेट करता है। दूसरा जो गलती करते हैं कि पाइथन सिर्फ इंटरप्रीटर है, तो यह गलत है। पाइथन हाइब्रिड है। सी पाइथन कंपाइलर .pyc बनाता है, और पीबीएम जो होता है पाइथन वर्चुअल मशीन बाइट कोड एग्जीक्यूट करती है, इसलिए पाइथन क्या कहलाती है? हाइब्रिड कहलाती है। और तीसरी जहां गलतियां करते हैं बच्चे, एसक्यूएल 3 जनरेशन लैंग्वेज है, लेकिन गलत। एसक्यूएल 4th जनरेशन लैंग्वेज है, डिक्लेरेटिव डोमेन स्पेसिफिक होता है। अगली जो गलतियां करते हैं बच्चे, कंपाइलर एक लाइन एट लाइन ट्रांसलेट करता है, लेकिन यह गलत है। कंपाइलर पूरा सोर्स कोड एक साथ ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रीटर जो होता है वह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगली जो गलतियां करता है, असेंबलर हाई लेवल कोड ट्रांसलेट करता है, जबकि यह एकदम गलत है। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज 2nd जनरेशन को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, न्यूमेरिक कोड को ही ट्रांसलेट करता है मशीन में। अगली जो गलतियां करते हैं, कहते हैं लिंकर और लोडर सेम काम करता है, तो गलत। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल से ज्वाइन करके एग्जीक्यूटेबल बनाता है, जबकि लोडर एग्जीक्यूटेबल को रैम में लोड करता है। अब हम थोड़े कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला एमसीक्यू, एसक्यूएल किस जनरेशन की लैंग्वेज है? एसक्यूएल 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। पाइथन का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कौन सा है? तो इसका होता है सी पाइथन। कंपाइलर इंटरप्रीटर में मुख्य फर्क क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है हमारे स्पीड, ट्रांसलेशन टाइम, मेमोरी यूसेज और एरर हैंडलिंग। तो ट्रांसलेशन टाइम होता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है? असेंबली लैंग्वेज को उसमें असेंबलर करता है। अगला
पाइथन में पाइकैश फोल्डर क्या होता है, पाइकैश फोल्डर में क्या होता है, पाइकैश फोल्डर में हमारा लिखा है सोर्स कोड, कंपाइल बाइट कोड, एरर, और तो इसमें क्या होता है, बी कंपाइल बाइट कोड होता है। और क्वेश्चन नंबर 17, JIT कंपाइलर का यूज किसमें होता है, तो JIT कंपाइलर का यूज पाई में होता है। अगला क्वेश्चन, लिंकर का क्या काम होता है, तो लिंकर का काम ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन करना होता है, ऑब्जेक्ट फाइल प्लस लाइब्रेरीज कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, कंपाइलर में लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, टोकन्स में तोड़ना। अब टोकन्स क्या होता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे उसको। और प्रोलॉग किस जनरेशन की है, अगला क्वेश्चन, तो प्रोलॉग जो होता है 5th जनरेशन का है, 5th जनरेशन लैंग्वेज होता है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। और क्वेश्चन नंबर 10, पाइथन एजुकेशन में सही ऑर्डर क्या है, तो पाइथन एजुकेशन में जो सही ऑर्डर है वह है .py, उसके बाद .pyc को pbm को pbm से आउटपुट। ये थे हमारे 10 MCQ। तो हमने क्या सीखा इन 3 वीडियो में, हमने पूरा 3 वीडियो में जो सीखा कि हम सीखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेटर क्या हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसके हम टोटली 5 जनरेशन पढ़े, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। अगला हम असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ये सब पूरा ट्रांसलेटर समझे। उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रीटर में अंतर समझे। उसके बाद पाइथन हाइब्रिड है क्या, py इसके बारे में हमने ध्यान से समझा। उसके बाद पाइकैश क्या होता है, पाई क्या होता है, लिंकर लोडर क्या होता है, और पाइथन के पैराडिगम क्या होते हैं, ये सब हमने पीछे सेक्शन में देख लिया है, जो कि एग्जाम के लिए सबसे बेटर है। आज आपने सिर्फ पाइथन नहीं सीखा, आप अपने कंप्यूटर के अंदर झांक कर देखा कि प्रोग्राम एक जन्म कैसे लेता है। सोर्स कोड से बाइट कोड, बाइट कोड से पीबीएम से सीपीयू, और सीपीयू से आउटपुट तक का पूरा सफर। अब जब भी आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही है। तो बच्चों, अब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, बाइट कोड, पीबीएम, लिंकर और लोडर का पूरा सफर समझ लिया। अब आप सिर्फ पाइथन सीखने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आपको यह भी पता है कि पाइथन के अंदर काम कैसे करते हैं। तो अगली क्लास से हम शुरू करेंगे पीडीएलसी क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कैसे करेंगे, इस पर हम पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, यह कैसे वर्क करता है, उसके बारे में एकदम डेप्थ में बात करेंगे। और यहीं से आपकी कोडिंग जर्नी वास्तव में शुरू होगी। और अगर आज की यह पूरी सीरीज समझ में आ गई है, वीडियो समझ में आ गई है, तो अगली क्लास आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, पूरा समाप्त होता है 3 वीडियो का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएलसी के। तब तक के लिए आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट तो जरूर करके बताइए कि कंपाइलर बनाम इंटरप्रीटर कौन सा बेटर है और क्यों। और कुछ क्वेश्चन हो आप उसको भी देखिए। और पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।